हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बीजे सर मैथमेटिक्स में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो अगर आपने संख्याएं नहीं पढ़ी हैं कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उस वीडियो को देख लेना, जिससे कि आपके जो भी नंबर्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और जो उसमें छूट गए वो मैं इसमें कवर करूंगा कि वो संख्याएं और क्या क्या हैं जो आपके हाई स्कूल वाले चैप्टर में काम आएंगी रियल नंबर में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे एक एक करके कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है, उसके बाद HCF LCM क्या है, और उसके बाद जो √3 है वो परमेय संख्या है या अपरमेय है, कैसे इनको अपरमेय है तो कैसे प्रूफ करते हैं कि ये अपरमेय है, और अंत में पढ़ेंगे कि डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर। स्टार्ट करते हैं वीडियो शुरुआत से, क्या होता है, क्या क्या हमें पढ़ना है इसमें, कैसे चलेगा चैप्टर। तो चैप्टर नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी का भी, और जो भी यूपी बोर्ड के या अदर स्टेट बोर्ड के एग्जाम हैं उन सब में जो कुछ भी आता है वो सब आज हम कवर करके चलेंगे कि क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ लिए प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। n बराबर 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाती हैं। पूर्ण संख्या क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। और हमारी पूर्णांक संख्या क्या होती हैं जिन्हें जेड या आई से रिप्रेजेंट करते हैं, वो होती हैं 0 1 2 3 4 डॉट 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 -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इधर माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं पूरी पूरी उन्हें हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, उसके बाद हमने परमेय संख्याएं देखी, वो क्या होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, q का मान 0 नहीं होना चाहिए, उन्हें परमेय कहते हैं। अपरमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्याएं जो हमारे चैप्टर का नाम है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं, चाहे वो दशमलव में हो, चाहे वो भिन्न में हो, चाहे वो अंकों में हो, सारी संख्याएं होती हैं वो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, स्टेप बाय स्टेप चलते चलेंगे कि क्या क्या हमें पढ़ना है। तो जो संख्याएं रह गई हैं वो पढ़ लेते हैं, पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सम संख्याएं क्या होती हैं। सब जानते भी होंगे जहां तक है कि सम संख्याएं क्या होती हैं, इन्हें बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर तो वे संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं, 2 से विभाजित संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाए, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे 0 है, 0 सम संख्या है। ठीक है, 0 में बहुत कंफ्यूजन रहती है कि 0 सम है कि नहीं है, तो 0 सम है क्योंकि 0 में अगर हम 2 का भाग देते हैं तो वो 0 बार चला जाता है। ठीक है, 2 4 6 8 इस तरह से आने वाली संख्याएं, सारी की सारी संख्याएं वो सम संख्याएं होती हैं। उसके बाद विषम संख्याएं क्या होती हैं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जिनमें 2 का भाग ना जाए, जो 2 से विभाजित, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब 2 का भाग दें तो 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाना चाहिए, तो ऐसी संख्या को हम कहेंगे विषम संख्याएं। एग्जाम्पल जैसे 1 है हमारा, 3 5 7 9 11 13 15 डॉट डॉट डॉट, ये संख्याएं होती हैं हमारी विषम संख्याएं। ठीक है, जो सम संख्याएं होती हैं उन्हें ऐसे भी लिखा जा सकता है कि अगर कोई पूर्णांक संख्या है q तो उसे 2q के रूप में लिखेंगे, क्योंकि जैसे मान लो मैंने q का मान रखा 0 तो 0 आ जाएगा, 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 रखेंगे q का मान तो 4 आ जाएगा, और अगर 3 रखेंगे तो 6। तो अगर हम अपने जितने भी पूर्णांक संख्याएं हमारी हैं उनके मान एक एक करके रखते जाएं तो हमें सारी की सारी सम संख्या मिल जाएंगी अगर हम 2q रखते हैं। तो ऐसे ही विषम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, इन्हें ऑड नंबर्स बोलते हैं। इन्हें हम इस तरह से लिख सकते हैं 2q + 1। अगर हम सम संख्या में एक जोड़ दें तो अगली संख्या में विषम मिल जाती है। ठीक है, तो ये होती है हमारी सम और विषम संख्याएं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो देखते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इन्हें बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, ठीक, इसमें अभाज्य संख्याएं वे होती हैं 1 से बड़ी
सबसे पहली चीज है कि वो संख्या 1 से बड़ी होनी चाहिए। 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें स्वयं और 1 के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, अन्य संख्या का पूर्णतः भाग ना जाए, उन्हें कहेंगे हम अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जो या तो 1 से विभाजित होनी चाहिए या स्वयं से विभाजित होनी चाहिए, और पहली शर्त है कि वो 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर 1 से छोटी संख्या होंगी तो हम उन्हें अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे, हम 1 को भी अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, देखते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए 2 है। देखो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि 1 अभाज्य नहीं है, 2 है। 2 वो संख्या है जिसमें या तो 2 का भाग जा रहा है या फिर 1 का भाग जा रहा है। 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, इस तरह से आने वाली सारी संख्याएं हमारी होती हैं अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं इन्हें बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वे संख्याएं जो अभाज्य ना हो। 1 से बड़ी वे संख्याएं जो अभाज्य ना हो। मतलब ये है कहने का कि 1 से बड़ी वे संख्याएं जिनमें 1 और स्वयं के अलावा किसी और का भी भाग चला जाए। सिर्फ ऐसा ना हो कि 1 का स्वयं का ही जा रहा है, किसी और संख्या का भी भाग चला जाए। जैसे एग्जांपल लेके चलेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे 4 है, ठीक है, 4 के बाद आता है 6, 6 के बाद आता है 8, 8 के बाद आता है 9, इस तरह से आने वाले। क्योंकि इसमें देखो 4 में 2 का भाग जा रहा है, 1 का जा रहा है और इसका स्वयं का जा रहा है। तो ये होती है हमारी भाज्य संख्याएं। तो जो 1 है, 1 ये न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, एक हमारा थोड़ा सा स्पेशल है, एक न भाज्य है और ना अभाज्य है। ठीक है, तो अगर कोई तुमसे पूछे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? वो 4 है। ठीक, तो ये होगी हमारी भाज्य और अभाज्य संख्याएं। आगे देखते हैं, एक आती है सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं इन्हें बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्याएं। देखो पहली चीज तो ये है कि जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं हमारी, वो हमेशा जोड़े में आती हैं। कभी सिंगल संख्या को हम सहभाज्य संख्या नहीं कहेंगे कि कोई अकेली संख्या आई और वो सहभाज्य हो जाए, ऐसा नहीं होगा, ये जोड़े में आएंगी। ऐसे मान सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनमें या जिनका जो कॉमन होगा फैक्टर, कॉमन फैक्टर मतलब जिनका कोई गुणनखंड है, ऐसी संख्याएं जिनमें हम किसी का भाग दे रहे हो तो केवल एक ही चीज का भाग दे, केवल और केवल एक ही चीज का भाग जाए, वो है 1, और किसी और का भाग ना जाए। जैसे मैंने कहा 7,8, अब 7 में किसका भाग जाता है? 1 का, और 8 में किसका भाग जाता है? 1 का, 2 का और 4 का। अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कि इसमें कितनों का जा रहा है, हमें लेना देना सिर्फ इस बात से है कि दोनों ही संख्याओं में जिसका भाग जाए वो संख्या होनी चाहिए 1, वो संख्या होनी चाहिए 1, ये स्वयं 1, तभी हम उन्हें कहेंगे सह अभाज्य संख्याएं। या ऐसे भी मान सकते हैं कि जिनका HCF 1 हो, उन संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। वे संख्याएं जिनका HCF 1 हो सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे 1,2 है, 3,4 है, 8,11 है। ऐसा नहीं कि एक के बाद आएगा तभी होगी सहभाज्य, सहभाज्य कभी भी हो जाएगी, बस उन दोनों में जो भाग जाए वो सिर्फ 1 होना चाहिए, एक का ही भाग जाए और किसी और का भाग ना जाए, तो उस जोड़े को हम कहेंगे सहभाज्य संख्याएं। इनके HCF क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, तो सहभाज्य संख्याएं भी पढ़ ली हमने। आगे देखते हैं, अब चैप्टर में हमारे में जो आती है वो है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का इसको बोलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, इसे कोई नई चीज नहीं है कि हाई स्कूल में आए हैं अभी पढ़ेंगे। हमने बहुत
पहले से ये पढ़ा है कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा, इसमें देखो गणित में क्या लिख दिया है, थोड़ा सा अलग तरीके से लिख दिया है, समझ में नहीं आता है कि जाने क्या लिखा है। वो कहता है कि दो संख्याएं ए और बी इस तरह से हैं कि जो बी है, जो ए है वो बड़ा है बी से। दो संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्या हैं, और उनमें ए बी से बड़ा है, तो ऐसा तब होगा, या ऐसा अगर होगा तो इनके लिए दो अद्वितीय संख्याएं Q और R, Q व R इस प्रकार होंगी कि A बराबर होगा BQ प्लस R, जहां R का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा, ऐसा लिखा है। देखो ये क्या लिखा है, ये लिखा है कि अगर A बड़ा है B से तो B का हम भाग दे रहे हैं किसमें, A में, और वो भाग जा रहा है Q बार, और शेषफल बच रहा है R। ठीक है, तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये लिखा है A बराबर BQ प्लस R। अब इसमें जो R का मान है, R शेषफल है, अगर R शेषफल है हमारा, तो R का मान जो होगा वो 0 से बड़ा होगा या भाजक से छोटा होगा। होता भी ऐसा, जैसे मान लो मैं 2 का भाग दूं 5 में, अगर मैं 2 का भाग 5 में दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, और यहां शेषफल क्या बचेगा, 1। अगर मैं 2 का भाग दूं किसमें, 4 में, तो 2 बार जाएगा और शेषफल बचेगा 0। तो जब हम 2 का भाग दे रहे हैं तो जो शेषफल बचेगा वो कभी 2 आएगा ही नहीं, या तो वो 2 से छोटा होगा, या तो क्या 2 से छोटा ही होगा, 2 से छोटा होगा तो 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। ये भी ध्यान रखना है कि जो R का मान है कभी पॉइंट में नहीं आएगा कि दशमलव में 2 बच गए, ऐसा नहीं होगा। जो भी संख्या आएंगी वो पूर्ण आएंगी, 1 बचेगा या 0 बचेगा, 2 का भाग दे रहे। अगर हम 3 का भाग दे रहे हो उसे, तो 0 बच सकता था, 1 बच सकता था, या 2 बच सकता था। तो R का जो मान है वो 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। B हमारा क्या है, जिसका हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो यही है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसका जो यूज है, उपयोग, वो है हमारा HCF ज्ञात करना। इसका उपयोग करते हैं HCF ज्ञात करने के लिए। ठीक है, ज्ञात करने के लिए इसका यूज किया जाता है कि अगर हमें कोई भी दो नंबर्स दिए जाएं और उनका HCF पूछे तो हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे वो देखते हैं। ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और HCF के लिए कोई दो नंबर्स ले रहा हूं मैं, उनका HCF निकाल के देख लेते हैं। ठीक है, चल जैसे हमें कोई दो नंबर्स दिए गए और वो है 135 व 225 का HCF बताना है, और वो जो HCF बताना है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करके। अगर ये शब्द लिख दिया जाएगा तो हमें ऐसे ही करना जैसे मैं करूंगा। तो इसमें क्या है कि एक काम तो हमारा रफ वर्ग है, हमने पहले भी निकाला है, जैसे भाग विधि से जो हम वो निकालते थे HCF, वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। जैसे अब इसमें कौन बड़ा है, 225 बड़ा है 135 से। ठीक है, तो जब हम 135 का 225 में भाग देंगे, देखो इधर साइड में दे लेता हूं, 225 में हम भाग देंगे 135 का, तो 225 कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहां क्या बचेगा 135, यहां बचा 0, 12 में से 3 गए तो 9, ये हमारा शेषफल आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि जो 225 है वो बराबर है किसके, 135 गुणा 1 प्लस 90 के। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या आएगा हमारा, A बराबर होता है BQ प्लस R, और हम वही लिख रहे हैं A बराबर BQ प्लस R। ये प्रोसेस है, और जब भी हमारा शेषफल कुछ न कुछ बचेगा तो हम इसे आगे बढ़ाएंगे इस तरह से कि जो शेषफल बचा है उसका भाग पुनः देंगे जिसका भाग हमने पहले दिया था उसमें। जैसे 90 का भाग अब हम किस में देंगे, 135 में। देखते हैं कितनी बार जाएगा, फिर से एक बार जाएगा, 90 बचे 45। ठीक है,
तो फिर से लिखेंगे पुनः कि जो हमारा 135 है वो बराबर है किसके, 90 गुणा 1 प्लस 45 के। अब फिर से हमारा शेषफल बच गया, तो हम फिर से भाग देंगे किसमें, जिसमें हमने पहले भाग दिया था। और ये प्रोसेस हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए, और जब शेषफल 0 आ जाएगा उस समय जिस भी संख्या का हम भाग दे रहे होंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। जैसे अब 45 आ गया, 45 का भाग फिर से किसमें देना है, 90 में, तो 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, और शेषफल बच जाएगा हमारा 0। जैसे ही शेषफल 0 आ जाएगा इसको लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस 0। जब शेषफल 0 आ जाए उस समय जिसका हमने भाग दिया था वही हमारा एचसीएफ है। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया, 45। तो इस तरह से हम निकालते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एचसीएफ। ठीक है, कभी अगर 3 नंबर्स दे दिए जाए कि 3 नंबर्स दे दिए जाए और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके हमें पूछा जा रहा है कि एचसीएफ निकाल लिए, जैसे 4, 20 और 35, ये 3 नंबर दे दिए। तो जब 3 नंबर्स दे दिए जाए हमें निकालना है कि इनका एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। तो पहला काम हमारा है कि हम किन्हीं 2 संख्याओं पे लगाएंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, फिर उसके बाद जो एचसीएफ आएगा 2 का, उस एचसीएफ का फिर से 35 के साथ तीसरी संख्या के साथ एचसीएफ निकालेंगे। देखो कैसे, तो इन 2 नंबर्स को देख रहे हैं 4 और 20 को, तो इनमें कौन बड़ा है, 20 बड़ा है 4 से, तो 4 का भाग देंगे 20 में, तो 20 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 5 प्लस 0। और जैसे ही ये आया तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आ गया, 4, क्योंकि हमारा शेषफल 0 आ गया। जब शेषफल 0 आया होगा उस समय जिसका भाग देते हैं वही एचसीएफ होता है। अब देखते हैं कि 4 और 135, वो 4 और 35, 4 और 35 को देखेंगे तो 4 का हम भाग देंगे किसमें, 35 में, तो 35 को कैसे लिख सकते हैं, 35 बराबर 4 गुणा 8, 8 चौके 32, बची कितनी, 3। अब क्या करेंगे, फिर से भाग देंगे किसका, 4 में अब भाग देंगे 3, कितनी बार जाएगा, तो हम लिखेंगे 4 बराबर 3 गुणा 1 प्लस 1। अब 1 का भाग देंगे किसमें, 3 में, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1 गुणा 3 प्लस 1, अब वो सॉरी 3 प्लस 0, शेषफल 0 आ गया, उसमें भाग किसका दिया, 1 का, यही हमारा क्या है, एचसीएफ। तो इन तीनों संख्याओं का एचसीएफ अगर पूछा जाए तो क्या आएगा, 1, क्योंकि इन तीनों में जो कॉमन है या तीनों में जिस संख्या का भाग जा रहा है वो केवल 1 है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करते हैं एचसीएफ निकालने के लिए। ठीक है, तो नोट कर लो, वीडियो पॉज करके आगे बढ़ते हैं। कभी कभी इसी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे क्वेश्चंस आ जाते हैं इस तरह से कि ले ही लेता हूं मैं, देखो कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक संख्या है। ठीक है, q कोई पूर्णांक है, उसके लिए हमसे बोला जा रहा है कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक होगा वो 2q के रूप के होगा और विषम होगा वो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। और इसको हमें बताना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का उपयोग करके कि कैसे हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन लिख लिया, देखते हैं कि कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चनों को। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे माइंड में आना चाहिए कि a बराबर क्या होता है, BQ प्लस R। तो हमें सबसे पहला काम है इसको ढूंढने का कि किसका हमने भाग दिया होगा। तो हमने भाग किसका दिया होगा, देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हमने भाग किसका दिया होगा, 2 का, मतलब b बराबर हमें 2 मिल चुका है। ठीक है, जब भी जैसे मान लो अभी यहीं पे 3m प्लस 1, 3m प्लस 3 ऐसा कुछ होता,
तो हमारा यहां पे b का मान क्या है, b बराबर है 3, क्योंकि हम b का जिसका हमने भाग दिया है वो 3 होगी, तब ऐसी संख्या हमें मिल रही है। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम पहली संख्या a मान लेंगे, और a कुछ भी हो सकता है, दूसरी संख्या मान लेंगे जो भी यहां पे लिखा होगा। ठीक है, देखते हैं। तो माना कोई दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि a बराबर कि एक है, पहला है, इस प्रकार है कि a बड़ा है b से और b बराबर मान लेते हैं कि 2 है। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक है, एक a है एक b है और b का मान 2 है, 2 का भाग दिया है तो a को बड़ा मान के चलेंगे हमेशा। ठीक, तो 2 का भाग दे रहे हैं। अब जब हमने इसका 2 का भाग दिया होगा तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर क्या लिखते हैं हम, बी क्यू प्लस आर, और b का मान क्या है यहाँ पे 2, तो हम इसको लिखते हैं 2q प्लस आर। अब r का मान क्या हो सकता है, r का मान 0 हो सकता है, r का मान 1 हो सकता है, क्योंकि हम भाग किसका दे रहे हैं, 2 का भाग देंगे तो या तो 0 शेषफल बचेगा या 1 शेषफल बचेगा। तो जब r का मान 0 रहा होगा तो a बराबर 2q रहा होगा। अब ये जो 2q है इसमें अगर हम 2 का भाग देंगे, क्या हमने 2 का भाग दिया तो हमें शेषफल क्या मिला, 0। अगर शेषफल 0 मिला है मतलब 2 का पूरा भाग चला गया इसमें, अगर 2 का पूरा भाग चला गया तभी शेषफल 0 मिला होगा। तो अतः हम कह देंगे यह संख्या 2 से विभाजित है, यह संख्या 2 से विभाजित है, और अगर ये 2 से विभाजित है तो इसे हम कहेंगे सम संख्या है। इसका मतलब हम प्रत्येक सम संख्या को 2q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का भाग दे रहे हैं तो यहाँ पे शेषफल है ही नहीं, कोई 0 है। जब r बराबर 1 तो a बराबर क्या रहा होगा, 2q प्लस 1, जो हमारी दूसरी संख्या है। अगर r बराबर 1 है मतलब शेषफल का मान 1 है, जब हम 2 का भाग दे रहे हैं तो शेषफल बच रहा है 1, मतलब 2 का पूरी तरह भाग नहीं गया है। अगर 2 का पूरी तरह भाग नहीं गया तभी शेषफल 1 बचेगा। जब शेषफल बचा है, पूरा भाग नहीं गया है 2 का, तो जब संख्या 2 से विभाजित ही नहीं है तो उसे हम कहेंगे क्या, कि यह संख्या 2 से विभाजित नहीं है, और 2 से विभाजित नहीं है तो ये हो गई हमारी विषम संख्या। ठीक है, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहेंगे जिनमें 2 का भाग नहीं जाता। तो हम ये कह सकते हैं कि जितने भी हमारे पूर्णांक हो सकते हैं धनात्मक, उनमें से जो सम होंगे उन्हें 2q के रूप में, और जो विषम होंगे उन्हें 2q प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि गुणनखंड क्या होते हैं, या गुणनखंड की जो आधारभूत प्रमेय है जो 10th में दी गई है हमें, वो क्या कहती है कि जो भी हमारे भाज्य संख्या होंगी, मतलब प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वे गुणनखंड होंगे वो अद्वितीय होंगे, मतलब यूनिक होंगे, वो उस संख्या के लिए वो यूनिक है, और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते उसके। मान लो मैंने कहा 6, तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3, ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं 2 और 3, तो 2 और 3 ही लिख सकते हैं, अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखेंगे तो और कुछ नहीं लिख सकते। तो ऐसी संख्याएं जो भी हमारी भाज्य संख्याएं होंगी उन्हें हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। आपने किए भी होंगे, जैसे मान लो 20 का गुणनखंड करना है तो किसका भाग देते हैं, सबसे पहले 2 का, केवल अभाज्य संख्याओं का देते हैं। 2 का भाग दें तो कितनी बार जाएगा, 10 बार, फिर 2 का देंगे तो 5 बार, फिर 5 का 1 बार, जब तक 1 नहीं आ जाता तब तक हम देते रहते हैं। और 20 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 या 2 की पावर 2 × 5। ठीक है, तो ये है हमारी गुणनखंड होते हैं, मेरे ख्याल से आप लोगों को आते होंगे पहले से। तो ये है गुणनखंड, और इन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं HCF और LCM पे। ठीक है, गुणनखंड विधि से HCF निकालिए या गुणनखंड विधि से LCM निकालिए, तो क्या होता है HCF समझते हैं पहले। HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। तो कैसे निकालते हैं, देखो HCF क्या होता है, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो भी संख्या दी जाएंगी उनमें सबसे ज्यादा जो कॉमन आ रहा है उसको उठा लो, वही हमारा HCF है। तो इसकी डेफिनेशन है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई सभी संख्याओं में भाग चला जाए, ठीक है। ऐसी संख्या को हम कहेंगे HCF। मतलब जैसे हमें दिया गया 6 और हमें और दे दी दूसरी संख्या 15। अब हमें ऐसी संख्या ढूंढनी है और वो सबसे बड़ी भी होनी चाहिए, जिसका इसमें भी भाग चला जाए और इसमें भी भाग चला जाए और उससे बड़ी कोई संख्या ना हो जिसका दोनों भाग चला जाए, उसी को कहते हैं HCF। ये HCF है। देखो HCF निकाल तो सब लेते हैं कि ऐसे आएगा तो ऐसे कर लेंगे, तो वो तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन मतलब इसका ये है कि वह सबसे बड़ी संख्या जिसका दी गई संख्या में भाग चला जाए। अगर भाग चला जाएगा सबसे बड़ी संख्या का दोनों में ही, उससे बड़ी कोई संख्या होगी नहीं जो इन दोनों को विभाजित करे, ठीक है, उसे कहेंगे हम HCF। देखो निकालते हैं कि कैसे करते हैं गुणनखंड विधि से। जैसे मान लेते हैं एग्जाम्पल लेके चलते हैं कुछ, कि हमें HCF निकालना है 96 और 404 का। तो सबसे पहला काम है हम इनके गुणनखंड करेंगे। जैसे 96 के गुणनखंड करने तो कैसे करेंगे, 2 तो 4 8, फिर 2 2 4, फिर 2 का भाग चला जाएगा तो 1 2, फिर 2 का भाग चला जाएगा तो 6, फिर 2 का भाग चला जाएगा 3 और फिर 3 का जाएगा तो 1। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, तो 96 आएगा हमारा 2 की घात 5 इंटू 3, ठीक है। और अगर 404 के गुणनखंड करने तो 404 के गुणनखंड क्या होंगे, 2 का देंगे तो 202, फिर 2 का देंगे तो 101, फिर 101 अभाज्य संख्या है तो इसमें किसका जाएगा, सिर्फ 101 का। तो 404 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 101। अब हमें इन दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है, जो कॉमन है वही कॉमन फैक्टर है। या ऐसे समझ लो कि जो भी घातें दी जाए हमें, उन सब में जो घात कॉमन है उस कॉमन घात में जो सबसे छोटी होगी उसको उठा लो, वो HCF है हमारा। तो इन दोनों का HCF क्या आ जाएगा, 2 की पावर 2, यही कॉमन आ रहा है, तो 2 की पावर 2 मतलब 4, ये HCF हो गया हमारा। इस तरह से निकालते हैं HCF गुणनखंड विधि से। देखो और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कि हमें A बराबर दिया है x³ y² और B बराबर दिया है x² y² z³ और हमें पूछा जा रहा है कि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, कि HCF बताओ A और B का, जहां पे x y z जो भी हैं वो अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है। तो अगर अभाज्य संख्याएं हैं ये पहले से ही, तो हम देखेंगे इनमें कॉमन क्या है। x³ और x² में क्या कॉमन आता है, x² y² और y² दोनों में ही है तो y² कॉमन आ गया दोनों में। z और z³ में कॉमन क्या है, z, तो ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया इन दोनों संख्याओं का। इस तरह से निकालते हैं HCF। तो ये HCF निकालने की गुणनखंड विधि हो गई। गुणनखंड विधि से पूछा जाए तो गुणनखंड कर लो, जो कॉमन आ रहा है उसे उठा के गुणा कर लो, वही हमारा HCF होता है, ठीक है। अगला देखते हैं कि LCM क्या होता है। LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। मतलब कुछ ना कुछ छोटा होगा, छोटा नहीं सबसे छोटा, ठीक है। तो डेफिनेशन जैसे हमने उसकी समझी है HCF की, वैसे ही LCM की डेफिनेशन होती है कि वह सबसे छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग चला जाए, उसे हम कहेंगे LCM, ठीक है। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें, जैसे मान लो हम 96 और 404 का जो भी LCM निकालेंगे, अभी देख लेंगे निकाल के, तो जो संख्या आएगी उस संख्या में इन दोनों का ही भाग चला जाएगा और वो सबसे छोटी संख्या होगी जिसमें इन दोनों का भाग जा रहा होगा। उससे छोटी कोई संख्या पॉसिबल नहीं है जिसमें इन दोनों का ही भाग चला जाए। उन संख्याओं का भाग चला जाए जिनका हम LCM ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो HCF है इनका। अगर हमें LCM निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो जरा LCM दोनों का ही देख लेंगे। तो LCM निकालने का तरीका ये होता है कि LCM में गुणनखंड तो चाहिए 96, इसको लिखा था 2 की घात 5
इंटू 3 और 404 को लिखा था हमने 2 की घात 2 इंटू 101। अब इसका जो एलसीएम होगा, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम इस तरह से निकालते हैं कि जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, जो कॉमन है उसकी बड़ी घात। तो 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में जो कॉमन है वो 2 है, इन दोनों में 2 कॉमन आ गया, मतलब इस पूरे में 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 की बड़ी घात उठानी है, 2 की घात 5। और जो कॉमन नहीं है, जो छूट गया है, वो सब लेना है, 3 और 101। कुल मिला के 2 की घात 5 क्या होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 गुणा 3 गुणा 101। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 और 32 तिया 96, 96 इंटू 101। 96 में 101 का जो गुणा करके आ जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इन दोनों का निकालेंगे तो क्या आ जाएगा एलसीएम, ये हमारा ए क्यू वो एक्स क्यूब बाई स्क्वायर जेड और ये, तो एलसीएम निकालना है हमें ए और बी का। तो ए और बी का एलसीएम कैसे निकालेंगे, अब देखेंगे इनमें कि जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, तो एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स में बड़ी घात क्या आती है, जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, बाई तो कॉमन ही 2 है, और जो कॉमन है उसकी बड़ी घात, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से निकालते हैं गुणनखंड विधि से या फैक्टर करके जो हमारा एलसीएम निकाला जाता है, लघुत्तम समापवर्तक निकाला भी होगा आप सबने, इस तरह से निकाला जाता है। कई सारे लोग इस तरह से भी निकालते हैं, ये भी एक गुणनखंड विधि है। जैसे मान लो ये ऐसे लिख देते 96 और 404, तो भाग देते आते, 2 का भाग देते तो यहाँ क्या बचता 48, यहाँ बचता 202, फिर 2 का देते तो यहाँ 24, यहाँ 101, फिर 2 का देते, अब इसमें नहीं जा रहा फिर भी 2 का ही देंगे, 12 101, फिर 2 का 6 101, फिर हम देंगे 2 का 3 101, फिर हम देंगे 3 का 1 101 और फिर देंगे हम 101 का तो 1 1, फिर इनका हम क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं सबका, ऐसे 2 गुणा 2 गुणा 2 5 बार, फिर 3 और 101, जो आएगा मल्टीप्लाई करके वही हमारा एलसीएम हो जाता है। ठीक है, तो ये बात हुई हमारी एलसीएम की। एचसीएफ एलसीएम गुणनखंड विधि से निकालने हो तो इस तरह से निकालते हैं। ठीक है, अगर दो संख्याएं दी जाएं, देख अगर हमें कोई 2 संख्याएं दी जा रही हैं, उनके लिए ये होता है कि जैसे ये दिया गया ए और बी 2 संख्याएं, केवल 2 संख्याओं के लिए, 3 आ जाएंगी तो ये वैलिड नहीं होगा, 2 संख्याओं के लिए, और वो संख्याएं ए और बी। तो ए और बी के लिए होता है कि संख्याओं का गुणा बराबर उनका एचसीएफ और एलसीएम। अगर हम एचसीएफ और एलसीएम का गुणा कर देंगे या दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे तो वो दोनों ही सेम हमें मिलेंगे। ठीक है, अब इनमें से कोई एक चीज दे दी जाती है, बाकी पूछ ली जाती है, तो हम गुणा करके आसानी से निकाल सकते हैं कि कैसे निकालना है। ठीक, तो ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन मान लो हमने ले लिया कि इस तरह से दिया है कि 2 संख्याएं हैं, उनका एचसीएफ है, सॉरी एलसीएम दिया है, 2 संख्याओं का एलसीएम 12 है और एक 30 है, और उनका जो एलसीएम है वो निकल के आता है हमारा 60। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, एक तरीका तो ये कि हम इन दोनों का एचसीएफ निकाल लें, आ ही जाएगा, या फिर हम क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ए इंटू बी बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ इंटू एलसीएम, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 30 बराबर 60 एचसीएफ गुणा 60। तो एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों गुणा करेंगे तो 12 3 36 360 बट्टे 60, तो ये आ जाएगा कितना 6। इनका जो हमारा एचसीएफ आएगा वो 6 आएगा, और इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी बात हमारी एलसीएम और एचसीएफ की। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं कि ये इस तरह के क्वेश्चंस और आ जाते हैं कभी कभी कि क्या 4 की पावर n कभी 0 पर समाप्त होगी। अब 4 की पावर n का मतलब है 4 की पावर 1 है, 4 की पावर 2 है, 4 की पावर 3 है। अगर हम ऐसा करते जाएंगे तो 4 की पावर 1 का मान 4 ही होता है, 2 का मान होता है 16, 3 का मान होता है 64। तो क्या ऐसा करते करते कभी हमें ऐसा मिलेगा कि ऐसी पावर आ जाए कि उसका जब हम मान निकालें तो वो 0 पर रुक जाए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम ये ध्यान रखेंगे कि जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, तो जिनके अभाज्य गुणनखंड में, जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों, 2 व 5 दोनों आते हैं, वही संख्याएं 0 पर समाप्त होती हैं।
ठीक है। अगर किसी के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। अगर किसी के में सिर्फ 5 है तो भी वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। 0 पर तभी समाप्त होगी जब 2 और 5 दोनों ही आ जाए अभाज्य गुणनखंड में। अब 4 का अगर हम गुणनखंड करके देखेंगे तो 4 के गुणनखंड होते हैं 2 × 2। अब 2 × 2 है तो इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या नहीं है, 5 नहीं है, तो ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। तो कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान सिर्फ ये रखना है कि जिनके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 दोनों आते हैं वे संख्या 0 पर समाप्त होंगी, नहीं आते हैं तो नहीं होंगी। और लिखेंगे भी ऐसे ही कि क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 2 व 5 दोनों नहीं आते। अतः ये कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से इस तरह से कर सकते हैं। और एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जो पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कोई संख्या दे दी जाती है किसी गुणनखंड, जैसे मान लो 7 × 11 × 13 + 13, और पूछ लिया जाता है कि क्या ये संख्या भाज्य संख्या है, और भाज्य संख्या है तो क्यों है। ठीक है, अगर इस संख्या को आप ध्यान से देखोगे तो यहां 7 × 11 × 13 ये प्लस का चिन्ह है 13। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें एक और स्वयं के अलावा किसी और का भाग चला जाए। तो हमें ये ढूंढना है कि कहीं कोई ऐसी संख्या तो नहीं है, देखो 7 भी अभाज्य है, 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, और फिर से 13 वो भी अभाज्य है, कि इनमें कहीं कोई ऐसी संख्या तो नहीं है जिसका हम भाग दें इस संख्या में और चला जाए। तो देखो ध्यान से, हम क्या लिख सकते हैं, इसे 13 कॉमन आ रहा है, इसको लिख देंगे 7 × 11 + 1। मतलब ये है 13 कॉमन आने का कि 13 का अगर हम भाग देंगे तो इतनी बार चला जाएगा, इसलिए 13 कॉमन आ रहा है। कॉमन लेने का मतलब ही होता है कि भाग देना, जिसको कॉमन ले रहे हो उसका भाग दे रहे हो। ठीक है, अगर भाग चला जा रहा है तो कॉमन ले पाएंगे, नहीं जाता तो नहीं लेते हैं। तो 13 को कॉमन लिया मतलब 13 का भाग दे दिया हमने। तो हम क्या लिखेंगे कि यह संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित है, अतः भाज्य संख्या है। अगर 13 का पूरी तरह से भाग नहीं जाता या कोई कॉमन नहीं मिलता हमें तो ये अभाज्य संख्या हो जाती, जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो करेंगे, और आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि जो भी चीजें हमारी चैप्टर में इसमें छूटी है वो सारी इसमें कवर कर लेंगे। इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, पढ़ते रहिए, मजे करिए। ऑल द बेस्ट। इतना ही।